कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर कुछ ज्यादा ही नहीं खींच जाते हैं क्लास को, फिर तुम लोग बोलोगे सर छोड़ दो। सारा ना टेम्परेरी चीजें हो गई हैं। क्या पढ़ा रहा था कल में? क्या क्या पढ़ा रहा था मैं? ब्लड ग्रुप्स में मैंने एबीओ ब्लड ग्रुप स्टार्ट किया था, या अच्छा इसके पहले मैं बता रहा था कुछ चीजें। हाँ, का एबीओ ब्लड ग्रुप स्टार्ट कर दिया था। ब्लड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जो ब्लड है, सपोज कर लो ये ब्लड वेसल है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्लड फिलअप है, ये कुछ सेल्स हैं। बेसिकली मैं सेल्स में आरबीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ब्लड सेल है, कौन सी? आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? ठीक है, ये एंटीजन। एक्चुअली एंटीजन क्या होता है? वैसे तो एंटीजन कोई भी केमिकल हो सकता है जो क्या इवोक करे, इम्यून रिस्पॉन्स इवोक करे। तो ये आप लिख सकते हो एनी केमिकल दैट इवोक इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। कोई भी ऐसा केमिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स इवोक कर सकता है उसको आप क्या बोल सकते हो? एंटीजन, ठीक है। बट जो ये एंटीजन प्रेजेंट है सरफेस ऑफ आरबीसी पे, आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है, या क्या कहते हैं, आपके बॉडी में कोई भी एंटीजन जो है, ठीक है, कोई भी सेल की सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वो क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। वो चाहे एंटीजन हो, आपका एंटीबॉडी भी आपकी क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ध्यान में रखना, ठीक है। बाय डिफिनीशन एंटीजन को आप क्या बोलोगे? कोई भी केमिकल जो इम्यून रिस्पांस इवोक कर सके उसको एंटीजन बोलते हैं। पर अगर वो सेल की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है तो वो क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन्स के साथ में क्या लगा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट मोइटी लगी हुई है, कार्बोहाइड्रेट का एक रेजिड्यू लगा हुआ है, ठीक है। तो जो ब्लड सेल्स में आपके, जो ब्लड सेल्स में आपके एंटीजन है विद रिस्पेक्ट टू एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, वो दो टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। दो टाइप के, उसको मैं बाद में बताता हूं। चलो ये ब्लड सेल्स हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है ब्लड सेल में, यहाँ पे ब्लड में नेक्स्ट पार्ट आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। बट ये एंटीबॉडी, अगर यहां मैं सपोज कर दूं, कह दूं, बोल दूं कि ये एंटीजन क्या है, ठीक है, ये एंटीजन हम बोल रहे हैं कि ए है, ठीक है। तो एंटीबॉडी ए के खिलाफ नहीं प्रेजेंट होगी, ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी। एंटीबॉडी बेसिकली अदर कोई एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट प्रेजेंट होगी। तो अगर एबीओ ब्लड ग्रुप के रिस्पेक्ट में मैं बताऊं तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी, ठीक है। एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी?
बी प्रेजेंट होगी। इसको आप मेमोराइज कर लो तो बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो एक तो बहुत ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट में अभी क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो बी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट कर रहा है। ठीक है, अगर एंटीजन आपके बॉडी में है ही नहीं है तो उसका सोर्स क्या है बेसिकली। जब तक आपके अंदर कोई एंटीजन जाएगा नहीं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी किस तरह से क्रिएट हुई यहाँ पे। तो कई बार साइंटिस्ट ये प्रिज्यूम करते हैं कि जो गट है आपका, गट में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो एंटीजन जो है बेसिकली वहां से आया और वो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बन रहा है। बट बहुत सियोरिटी इस चीज में नहीं है, तो बस आप इतना याद कर लो कि अगर एंटीजन ए है एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए तो एंटीबॉडी उस प्लाज्मा में, उस इंडिविजुअल के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। ठीक है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये मैं एक ही इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूं कि ये जो है क्या कहते हैं, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, दैट मीन्स कि इसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। ठीक है, और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। और अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होगी, नहीं होगी। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है, अभी मैं बताऊंगा एबीओ ब्लड ग्रुप में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ है दैट मीन्स कि कोई सरफेस में, इसकी सरफेस में कोई एंटीजन नहीं है। और अगर इसकी सरफेस में एंटीजन नहीं है तो प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट, ठीक है, प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। तो ये आपको शायद कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जो जो बेसिकली ब्लड है उसमें उसका ब्लड सेल्स मतलब जो एंटीजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है और जो प्लाज्मा एंटीबॉडी है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है और एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, सरफेस ऑफ आरबीसी में प्रेजेंट है। अच्छा, एक चीज ये हो गई। किसका, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसका इसका उससे इम्यून रिस्पांस से मतलब नहीं है। इम्यून रिस्पांस तो तुम्हारी एंटीबॉडी जो इम्यून सिस्टम है वो कर रहा है, ठीक है। ये तो आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसका कुछ और सिग्निफिकेंस है। अभी जब मैं आगे ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या था, चलो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। शायद वर्ल्ड वॉर 1 की बात है, तो जो है क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था। ये जो लैंड स्टीनर है ये बेसिकली आर्मी डॉक्टर थे, ठीक है। तो जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे सैनिक इंजर्ड हुए, ठीक है, आर्मी पर्सनल इंजर्ड हुए, तो उनको जो है ब्लड की जरूरत हुई। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ कि कोई इस तरह से ब्लड ग्रुपिंग का तो पता था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे के ऊपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुआ तो देखा कि कुछ जो है उसमें कुछ पेशेंट में क्या हो रहा था कि रिएक्शन हो रहा था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से दिक्कत आ रही थी और वो उनको डेथ हो जा रही थी, ठीक है। तो फिर लैंडस्टीनर ने क्या किया, समहाउ कुछ कुछ टेक्निक्स यूज करके उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिफरेंट, उन्होंने देखा कि जो लोग बेसिकली सरवाइव कर जा रहे थे, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था तो जो सरवाइव कर जा रहे थे तो उनको बेसिकली सेपरेट ग्रुप में कर दिया, जो नहीं सरवाइव कर रहे थे उनको टाइम लगा इस चीज को डिसाइड करने में, बट वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इसके बाद जब उन लोगों की आगे फर्दर रिसर्च हुई तो पता चला कि नहीं, इनके ब्लड में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। वहां से आगे चल के पता चला जाके ये बेसिकली डिफरेंट सरफेस एंटीजन है और इनके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है इनका अगर ये मैच ना करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ये मैच ना करें तो ये क्या कर देंगे, ये जो है आरबीसी की लाइसिस करवा देंगे। आरबीसी की लाइसिस क्यों होगी, क्योंकि एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी के सरफेस पे, ठीक है। अगर आप गलत गलत प्लाज्मा या गलत जो है क्या कहते हैं उसको ट्रांसफ्यूज करवा दो तो ये इसके साथ में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाएगा और आरबीसी की लाइसिस करवा देगा, ठीक है। आरबीसी लाइज कर जाएगी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगी और एनीमिया होगा और ऊपर की तरफ चले जाओगे आप। तो चलो ये कॉन्सेप्ट में बस ये दिमाग में रखना कि ब्लड में अभी मेरा बस मेन एक मोटो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो ब्लड की बात कर रहा हूँ एक सिंगल इंडिविजुअल की, उसकी आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट है, उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट है,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लेवल पे जानना। अब मैं आता हूं वापस से एबीओ ब्लड ग्रुप पे। दो ब्लड ग्रुप की बात मैंने की है आपको यहाँ पे आपके सिलेबस में। अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, आप अभी जब अगर एमबीबीएस में जाते हो तो ये आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, आपको यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बस उतना ही पढ़ना जितने से आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप मैंने क्या बताया कि जो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन है वो कौन करता है, आरबीसी की सरफेस पे बैठा हुआ एंटीजन। ठीक है, तो आप यहां पहले लिख दो एक चीज कि ब्लड ग्रुप डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ determine on the basis of, किसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप डिटरमिन किए जाते हैं बताओ, एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। अब ये मत सोच लेना कि सारे के सारे एंटीजन सरफेस पे आरबीसी की ही सरफेस पे प्रेजेंट है। हमारा ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसके लिए जो एंटीजन है वो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया है आपका कि जो ब्लड ग्रुपिंग है उसकी डिटर्मिनेशन बेसिकली एंटीजन जो सरफेस ऑफ आरबीसी पे प्रेजेंट है उस पे करते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये जो एंटीजन है ये बेसिकली क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। और प्रोटीन बेसिकली कैसे बनता है, जीन बनाती है। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर सपोज कर लो मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये एक आपकी सेल है, इसके अंदर उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अंदर उसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे जो जीन बैठी हुई है वो जीन डिसाइड करती है कि किस तरह का प्रोटीन बनना है। ठीक है, वो जीन डिसाइड करेगी किस तरह का प्रोटीन बनना है। तो ये बेसिकली जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसके लिए जो जीन है वो जीन कौन सी है, आई जीन। जीन जब भी लिखते हैं छोटे उसमें लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशन है। अब चूंकि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो नहीं तो क्या करते हैं, एक तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, दूसरा इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, तो जो है अगर जीन को आप टाइप करोगे तो कैसे टाइप करोगे, स्मॉल लेटर में और साथ में इटैलिक्स में। अब चूंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो बस ये आप अपने कॉपी में भी स्मॉल पे लिख लें। ठीक है, ये जो आई जीन है ये क्या बनाती है, एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, सरफेस ऑफ आरबीसी फॉर ब्लड ग्रुप ए बी ओ ही कर दो। ठीक है, पूरा पूरा। ठीक है, अब आपको ये शायद पता होगा कि एलील क्या होते हैं, जीन और एलील में क्या अंतर है, जीन और एलील में क्या अंतर है। आप कैसे जो है जानते हो कि ये जीन है और ये एलील है, कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है, क्या है। कोई अंतर नहीं। ठीक है, कोई अंतर नहीं है एक्चुअली। ये जो जीन है ये क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए दैट मे कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है, और जो एलील है ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ अ जीन। एक जीन के जो डिफरेंट वेरिएंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या है,
एलील। ठीक है, अब आगे देखो। एक्चुअली अगर एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में मैं इंडिविजुअल वन की बात करूं, फर्स्ट इंडिविजुअल की बात करूं जो सबसे पहले आया, ठीक है, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में से जो सबसे पहले आया, या कोई प्लांट की बात करूं जो सबसे पहले प्लांट आया, ठीक है, तो उसकी जो जीन होगी, उसकी जीन होगी, उसको वो वाइल्ड टाइप की जीन बोली जाएगी। उसको क्या बोलोगे? वाइल्ड टाइप ऑफ जीन। और अगर इंडिविजुअल क्या है? डिप्लॉयड है। जनरली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ज्यादातर डिप्लॉयड हैं। तो डिप्लॉयड होने का मतलब है कि सपोज कर लो मैं बोल रहा हूं कि एक जीन है टॉलनेस के लिए, सपोज कर लो टॉलनेस के लिए, ठीक है, तो आप इसको जब रिप्रेजेंट करने जाओगे, अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स पे जाते हो टॉलनेस के लिए, तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। क्यों इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो? क्योंकि इंडिविजुअल क्या है? डिप्लॉयड। इंडिविजुअल डिप्लॉयड है, तो टू सेट ऑफ जीन्स आप दिखा रहे हैं, टू सेट ऑफ जीन। तो ये टू सेट ऑफ जीन है, इसमें से एक एलील ये है, एक एलील ये, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूं कि जीन और एलील में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। अच्छा, ये तो पहला इंडिविजुअल था, ठीक है। जो वाइल्ड टाइप की जीन होती है वो ऑलवेज क्या होती है? डोमिनेंट होती है। जो स्टार्टिंग में जो पहला इंडिविजुअल के अंदर जो जो जीन थी सारी की सारी, वो क्या थी? वाइल्ड टाइप की थी, ठीक है, स्टार्टिंग में। और वो सारी की सारी क्या थी? डोमिनेंट। डोमिनेंट होने का मतलब समझते हो? कि वो दोनों के दोनों जीन क्या करेंगी? अपने आप को एक्सप्रेस कराएंगे। यही तो ना, वही मतलब है ना कि डोमिनेंट होने का मतलब क्या है? कि वो दोनों के दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस कराएंगे। और अगर कोई जीन किसी और जीन की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं होती है, दैट मीन्स कि वो क्या जीन है? रिसेसिव। और वो रिसेसिवनेस क्यों आया है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से वो जो है क्या कहते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, ठीक है। तो जब इस तरह की सिचुएशन है, तो यहाँ पे मैंने बोला ना कि यहाँ पे दो जीन्स हैं, ठीक है ये जीन्स ही, पर चूंकि दो आ गई हैं तो अब इसको क्या बोलोगे आपस में? एलील। तो या तो यहाँ डिफरेंट वेरिएंट्स लिख दो, या सीधे सीधे बोल दो डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जीन और एलील में क्या है। तो या अगर आप मेंडेलियन जेनेटिक्स में और जान जाओ अगर, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स आपने सबने पढ़ रखी है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे जैसे बोल रहा हूं कि कैरेक्टर एंड ट्रेट, कैरेक्टर एंड ट्रेट। अब जैसे मैं बोल दूं कि हाइट क्या है, एक हाइट क्या है? क्या बोल रहे हो तुम लोगों को? इतना भी नहीं है? हाइट एक कैरेक्टर है, इतना तो पढ़ाया है ना आपको 11 12th में, 12th में। हाइट एक कैरेक्टर है, और ट्रेट इसके क्या होंगे? टॉलनेस एंड डॉर्फनेस, ये कैरेक्टर है, सॉरी ये ट्रेट है, ठीक है। तो अगर मैं हाइट के लिए सपोज जीन बोल देता हूं, हाइट के लिए जीन में अगर एच बोल देता हूं, मैं मान लेता हूं, ऐसा है नहीं, मैं सिर्फ मान रहा हूं, तो आपके जो ये ट्रेट होंगे, ठीक है, वो ट्रेट होंगे, एक जीन आपकी जो है यहाँ पे एक बेसिकली आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो डोमिनेंट के लिए, और डॉर्फ के लिए क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? स्मॉल टी। है ये सारी की सारी जीन ही, पर चूंकि हमको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देना है, तो हमने क्या कर दिया? कैपिटल टी और स्मॉल टी दे दिया। ये क्या है? ये एलील है एक दूसरे के लिए। अगर इनको मैं सेपरेट लिख दूं तो सेपरेट क्या है? सेपरेट जीन है, पर जैसे ही वो इसके साथ में आ जाएगा, अब ये दोनों क्या हो गई? एलील हो गई। तो जीन और एलील में डिफरेंस नहीं है। अगर आपको डिफाइन ही करना पड़ जाए तो आप सीधे बोल सकते हो कि डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील, ठीक है। जब आप एक इंडिविजुअल के अंदर देखोगे, क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं, हमारे अंदर जब देखोगे आप, तो आपको जो है क्या कहते हैं, वो टू सेट ऑफ जीन्स जो दिखेंगी, वो टू सेट ऑफ जीन्स एक्चुअली क्या है? एक दूसरे के लिए एलील्स। एक दूसरे के लिए क्या है वो? एलील्स। तो ये चीज मुझे ये बताना, इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि मुझे यहाँ पे आई जीन के बारे में बताना। एक्चुअली आई जीन क्या करती है? डिटरमिन करती है सरफेस एंटीजन, जो कि आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। आई जीन कोड करती है, ठीक है,
आईजीन क्या कोड करती है? जो एंटीजन प्रेजेंट है कहां पे? सरफेस ऑफ आरबीसी पे, ठीक है, सरफेस ऑफ आरबीसी पे। अब इस आईजीन की एलील्स हैं, इस आईजीन में कितने एलील्स हैं? एक है आई ए, दूसरा है आई बी, तीसरा है आई ओ। ये तीनों एलील, ठीक है, ये तीनों एलील है। तो जीन आई है और उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको आप एलील बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो आई ए है, ये कौन सा एंटीजन बनाती है? ए एंटीजन, ठीक है, कोड फॉर एंटीजन ए। आई बी कौन सा एंटीजन बनाती है? कोड फॉर एंटीजन बी। ये पूरा लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। और जो आई ओ है वो कोई एंटीजन नहीं बनाती, कोई एंटीजन नहीं बनाती, नो एंटीजन। बात समझ में आई? कि जो डिफरेंट एलियंस है आई ए, आई बी, आई ओ, ठीक है, आई ओ का मतलब है, आई ओ पढ़ लो या आई नॉट पढ़ लो, आई नॉट पढ़ोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये रेसेसिव एलील है। कैसी एलील है? रेसेसिव एलील। मतलब ये कैसे डेवलप हुई होगी? वाया म्यूटेशन डेवलप हुई होगी, ठीक है। अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ रखा है तो वहां पे एक 5-6 लाइन का, 4 लाइन का शायद एक पैराग्राफ है जो ये बताता है कि कैसे जीन रेसेसिव बनी, क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से जीन क्या हो गई? रेसेसिव हो गई, ठीक है। तो बेसिकली म्यूटेशन है जिसकी वजह से जीन ऐसी जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे म्यूटेशन हो गया जिससे जीन ने अपना फंक्शन क्या कर दिया? लॉस कर दिया। और लॉस ऑफ फंक्शन क्या हो गया? I0। या कई बार ऐसा होता है कि किसी और के साथ प्रेजेंट है, ठीक है, किसी और एलील के साथ प्रेजेंट है जो कि डोमिनेंट है, वो सामने वाले को क्या करने नहीं दे रहा है? एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो ये आपका हो गया I0, IB, सॉरी IA, IB और I0, ठीक है। अब आपको पता है कि डिप्लॉयड हो तो डिप्लॉयड में सेट ऑफ जीन्स क्या बनेंगे? जैसे ये है, ठीक है, तो या तो IA बन जाए, ठीक है, 2 सेट ऑफ जीन में, यह हो सकता है IA I0 के साथ में आ जाए। अच्छा, उससे पहले एक और चीज देख लो कि इनमें से IA और IB ये कोडोमिनेंट, ठीक है, एक दूसरे के साथ में कैसी हैं? ये कोडोमिनेंस शो करती हैं। और ये डोमिनेंस शो करती हैं किसके ऊपर? IO के साथ। बात समझ में आ रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जेनेटिक्स का है हालांकि ये, ठीक है, ये कोडोमिनेंट जीन है। जबकि ये दोनों जीन इसके ऊपर क्या करती हैं? डोमिनेट करती है, ठीक है। तो इसी वजह से बोलते हैं कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है या उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, वो दोनों फिनोमिना शो करते हैं, कोडोमिनेंस का भी और डोमिनेंस का। जेनेटिक्स में बाद में डिस्कस करूंगा, अभी कुछ कुछ चीजें देख लो, कुछ कुछ चीजें देख लो ताकि हमारा आगे का पार्ट क्लियर हो जाए। चलो एक चार्ट देखते हैं जरा सा। इधर तो लिख दो जीन और एलील्स, उसके आगे आप लिख दो जीनोटाइप, फिर लिख दो फिनोटाइप। एक्चुअली कुछ काम आसान कर रहा हूं मैं जेनेटिक्स वाला। और यहाँ पे हम, हालांकि मैं पहले भी लिख चुका हूँ, लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जीन मैं आई नहीं लिखूंगा, आई के एलील्स लिखूंगा मैं। आपको पहले ही बता चुका हूं क्या है। एक आपका है आई ए, थोड़ा स्पेस रखना यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है आपका आई बी, तीसरा है आपका आई ओ। यही तो एलील है ना आपके। पता, ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ये मल्टीपल एलिलिज्म का केस भी है, ठीक है। अगर मोर देन 2 एलील्स किसी जो है पॉपुलेशन में पाई जा रही है, किसी जीन की मोर देन 2 एलील्स अगर पॉपुलेशन में पाई जा रहे हैं, पॉपुलेशन में, इंडिविजुअल में नहीं, इंडिविजुअल में 2 ही होंगी, ठीक है, पॉपुलेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं कि किसका केस है? मल्टीपल एलिज्म का केस, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने आपके 3 जीन लिख दिए। जीनोटाइप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? डिप्लॉयड है, दैट मीन्स कि इसका 2 जीनोटाइप हो सकता है, एक ये हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है आई ए और आई नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है कि आई नॉट जो है, आई नॉट के ऊपर आई ए और आई बी बोथ आर डोमिनेंट। तो अगर ये दोनों साथ प्रेजेंट है तब भी एक्सप्रेस कौन करेगा? ये। तो इसका मतलब है कि ये जीनोटाइप इसके साथ पॉसिबल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिनोटाइप में क्या होगा? सरफेस पे जो एंटीजन है, फिनोटाइप में 2 चीजें लिख दो, 2 चीजें यहां पे लिख दो सर। एक तो सरफेस एंटीजन, मैं शार्ट में लिख रहा हूं सरफेस एंटीजन, दूसरा एंटीबॉडी। तो सरफेस एंटीजन कौन बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सा बनेगा? बी बनेगा। एंटीजन मैंने यहाँ पे गलत लिख रखा है बच्चे, इसको ब्लड ग्रुप लिखना चाहिए था, गलत कर दिया मैंने, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप जाहिर सी बात है ए बनेगा। ठीक है, ए जीन है, ए एंटीजन बनाएगी, ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, इसी तरह से इसका भी लिख दो, अब तो बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, एक और लिखना है, फिर कहाँ पे लिखूं मैं? चार्ट देखना पड़ेगा कैसे बना हुआ है। चलो इसको पहले लिख लो, फिर बाद में लिखते, इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। बना दो इसको। तो यहाँ पे जो सरफेस एंटीजन है, जाहिर सी बात है बी रह जाएगा। एंटीबॉडी इसके लिए क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। और ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपने ये यहाँ तक देखे। ठीक है, अगर ए बी दोनों सरफेस एंटीजन प्रेजेंट हो सरफेस ऑफ आरबीसी पे, मतलब ये जैसे आरबीसी की सरफेस है, ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी दोनों जीन प्रेजेंट है। अगर इस इंडिविजुअल में, इस इंडिविजुअल जो कि जिसकी आरबीसी ली हुई है, उसकी उसके पास दोनों जीन प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। तो आप देखोगे कि एक जो है ये सरफेस एंटीजन एक से बना और दूसरा सरफेस एंटीजन बी से बना, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप केस लिख सकते हो। ठीक है, इस जगह पे नहीं, इस जगह पे जो आई ए और आई बी अगर साथ साथ प्रेजेंट है। ठीक है, आई ए आई बी। ठीक है, आई ए और आई बी। तो यहां से जो सरफेस एंटीजन आएंगे, ए भी होगा और बी भी होगा, ए और बी दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंटीबॉडी में क्या लिखोगे आप? नो एंटीबॉडी। ठीक है, नो एंटीबॉडी। और जो ब्लड ग्रुप बनाएगा वो क्या बना देगा? ए बी ब्लड ग्रुप बना देगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स हैं, उनमें दोनों जीन प्रेजेंट है, दोनों एलील प्रेजेंट है। कौन कौन सी? आई ए और आई बी। अच्छा, अभी लास्ट वाले को बना दो। तो लास्ट वाला का तो यही बनेगा ना। ठीक है, ये लास्ट वाला यही बनेगा। इसके लिए जो है, चूंकि कोई एंटीजन नहीं बनाएगी, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? नो एंटीजन। और नो एंटीजन यहाँ पे एंटीबॉडी। तो अगर एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी तो दोनों प्रेजेंट होंगी, ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होंगी। और ब्लड ग्रुप आपका कौन सा कहलाएगा? ये
ओ। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसकी सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट ना हो, वो उस ब्लड ग्रुप को क्या बोलोगे? ओ ब्लड ग्रुप। तो ये आपको समझ में आ गया होगा चार्ट की किस तरह से जीनोटाइप है, किस तरह से फिनोटाइप है और किस तरह से ब्लड ग्रुप डिसाइड हो रहा है। क्लियर? अब आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप बने हैं, इनमें ट्रांसफ्यूजन किस तरह से पॉसिबल है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ट्रांसफ्यूजन करवाओ ब्लड ग्रुप्स का। ठीक है, तो आप पहले एक तरफ तो लिख दो ब्लड ग्रुप्स ए बी, ए बी एंड ओ। यही तो ब्लड ग्रुप्स आपके बने हैं वहां पे, ए बी एंड ओ। ठीक है, और मैं सीधे सीधे यहाँ पे आपको लिखूंगा ये जो ब्लड ग्रुप हैं ये किससे रिसीव कर सकते हैं? ठीक है, किससे? तो रेसिपिएंट एंड किसके लिए क्या कर सकते हैं? ये डोनर की तरह बिहेव कर सकते हैं। किसके लिए इससे रिसीव कर सकते हैं? ठीक है, अगर रेसिपिएंट में कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहां पे लिख दो कैन टेक ब्लड फ्रॉम। किससे ले सकते हैं? ठीक है, किससे ले सकते हैं और किसको डोनेट कर सकते हैं? तो एक चीज क्लियर है कि ए है, ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप से ले सकता है, ए से तो ले ही सकता है। ठीक है, और किससे ले सकता है? वो तो रटा हुआ है, चलो मैं लिख देता हूं। ओ से ले सकता, सही बात है। ठीक है, क्यों ओ से ले सकता है? एंटीजन कोई नहीं है उसका। इको बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है आपकी आवाज में। इस वो वजह बात से मेरी बात वो सुन, बच्चे मेरी बात सुन लो, आपका इको बहुत क्रिएट हो रहा है। मैं क्या बोल रहा था कि चूंकि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसकी जो आरबीसी है उसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, तो जब वो आएगा आपके अंदर, ठीक है, तो उसमें कोई इम्यून रिस्पांस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, आप ये ऑलवेज याद रखना कि वो जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रही है या जो एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वो किसके किसके रिस्पेक्ट में हमको ज्यादा प्रॉब्लम करेगी? वो जो डोनर है, जहां जो डोनर आरबीसी आ रही है हमारे अंदर, उसको प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, डोनर आरबीसी आ रही है, ठीक है, तो अगर डोनर आरबीसी जो आ रही है उसमें कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। इसी वजह से ए वाले को प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो है क्या कहते हैं, अगर उसकी सरफेस में कोई एंटीजन प्रेजेंट भी है तो वो अपना सेल्फ है। ठीक है, और सेल्फ के अगेंस्ट में उस पर्टिकुलर पर्सन में कोई एंटीबॉडी नहीं। ठीक है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो मेरे अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो कौन सी प्रेजेंट है? ए के अगेंस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं अगर बी से ही ले रहा हूं या मैं ओ से ले रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत होने वाली नहीं। चलो, और ये दे किसको सकता है? एक तो ए को ही दे सकता है और दूसरा ओ को तो नहीं दे सकता। क्यों? ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओ को नहीं दे सकता, किसको देगा? जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी ही नहीं प्रेजेंट है, तो वो है आपका ए बी। ठीक है, अब इसी तरह से बी का रेसिपिएंट एक तो बी खुद हो जाएगा एंड ओ। ठीक है, और ये किसके लिए डोनर का काम कर सकता है? बी एंड ए बी। ठीक है, तीसरा ये ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ये रिसीव ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये किसी से भी ले सकता है। ठीक है, तो आप ले सकते हो ए बी, ए बी एंड, ठीक है, और डोनर ये सिर्फ किसके लिए बिहेव करेगा?
ए बी के लिए, ठीक है। इसी तरह से जो ओ ब्लड ग्रुप है, ये रेसिपिएंट किससे ले सकता है? ये सिर्फ ओ से। और ये दे किसको सकता है? ए बी, ए बी एंड ओ। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। तो यहां पे आप लिख दो, और ये अभी अधूरी बात है, ठीक है। ये जो ओ ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अच्छा, ये बात अधूरी है अभी, ये बात पूरी तब होगी जब हम आर एच ब्लड ग्रुप पढ़ लेंगे। तो ये तो हो गया ट्रांसफ्यूजन, किस तरह से ब्लड ग्रुप्स का ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। तो टू टाइप्स ऑफ जो एंटीजन है वो कितने टाइप के फिनोटाइप क्रिएट कर सकते हैं? टू टाइप की अगर जीन है तो कितने टाइप के फिनोटाइप क्रिएट कर सकते हैं? टू टू की पावर एन। एन क्या है? नंबर ऑफ एलील्स या नंबर ऑफ एलील्स, ठीक है। तो टू टाइप की एलील्स, ठीक है। दैट मीन्स कि फोर टाइप के फिनोटाइप क्रिएट हो सकते हैं। तो अब आते हैं यहाँ से, मैं बाकी की चीज बच्चे बाद में लिखाऊंगा, मतलब जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा। अभी मैं आर एच एंटीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं। इसमें जो चीज मुझे बतानी है, ये जो ओ यूनिवर्सल डोनर है ये अभी आधा कंप्लीट है। जब आर एच ब्लड ग्रुप पढ़ा दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वो ओ नहीं है जो यूनिवर्सल डोनर है। वो कौन है? वो नेगेटिव, ओ नेगेटिव है जो यूनिवर्सल डोनर है। और ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? पॉजिटिव। चलो आगे पढ़ते हैं। क्या लिखने जा रहा हूं? आर एच ब्लड, अच्छा अगर आप लिखना चाहो, आपके एनसीईआरटी में लिखा तो नहीं है, जहां पे आपने एबीओ ब्लड ग्रुप स्टार्ट किया है वहां पे लिख दो डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। ठीक है। हालांकि जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको विनर ने सर डिस्कवर किया है, बाकी ए बी एंड ओ को लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया हुआ है। ठीक है। क्या हुआ? हम्म, तेजी बोला करो बच्चे, तेजी। क्या बोलना है? वो बोले ना आपने ये बिना लिखना है कहीं पे भी बच्चे नोट डाल लो, नहीं तो जहां पे एबीओ ब्लड ग्रुप की हेडिंग डाली है वहीं पे लिख दो जाके, कहीं पे भी मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप जहां पे हेडिंग डाली है वहां पे लिख दो डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। ये एबी ब्लड ग्रुप किसी और ने डिस्कवर किया हुआ है। विनर एंड शायद टू, अजीब से नाम होते हैं। चलो, ये जो आर एच ब्लड ग्रुप है ये भी किसने डिस्कवर किया है? किसने किया है? लैंडस्टीनर ने। एक मिनट मुझे रुकना जरा, मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ। इतना पढ़ के क्या करोगे? हम्म, सही कह रहे हो। हम्म,
देखो ये जो RH ब्लड ग्रुप है फर्स्ट टाइम कहाँ पे डिस्कवर किया गया? एक मंकी था, कौन सा? रेसर। मंकी, रेसस मंकी में। फिर लेटर ऑन क्या हुआ कि इस ब्लड ग्रुप को आप जो है साइंटिस्ट ने कहाँ पे डिस्कवर कर लिया? ह्यूमन में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो लेटर ऑन दिस ब्लड ग्रुप also found in humans RBC। ह्यूमंस की आरबीसी में इसको फाइंड आउट किया गया। ठीक है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो 80% पॉपुलेशन में आपको आरएच ब्लड ग्रुप दिखता है। ठीक है, ये आरएच एंटीजन दिखता है। मतलब ये अगर मैं आरबीसी की बात करूं, ये आरबीसी है, तो आरबीसी की सरफेस पे एक और एंटीजन प्रेजेंट है। चलो दूसरा बना देते हैं, ये तो बना दिए, ये वाला बना देते हैं। ठीक है, आरबीसी की सरफेस पे एक एंटीजन देखा गया था, किसकी? रेसस मंकी की आरबीसी की सरफेस पे, और उसको बोला गया डी एंटीजन। डी एंटीजन, ठीक है। लेटर ऑन ये जो डी एंटीजन है ये ह्यूमन की आरबीसी में भी फाइंड आउट किया गया। ठीक है, और अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 80% पॉपुलेशन में 80% ह्यूमन पॉपुलेशन हैव RH एंटीजन, और इंडियंस में कितना है ये? 97%। ठीक है, इंडियंस में 90% है। चूंकि एनसीईआरटी ने यही दिया हुआ है तो आप इतना याद कर लो, बहुत बड़ी बात। ठीक है, 80% ह्यूमन पॉपुलेशन है RH एंटीजन। अब एक और चीज याद रखना, ये जो RH एंटीजन है या इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, मोस्ट प्रोबेबली इसके लिए जीन कैपिटल H है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। एक तो मैं भी थक गया हूं इनके नाम याद कर करके। जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो जीन ऑफ RH एंटीजन। जीन ऑफ RH एंटीजन इज डोमिनेंट। अब इससे तुमको कुछ समझ में आया होगा, क्या समझ में आया है? कह दो कुछ नहीं समझ। बोले इतने ही समझदार होते तो मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए होते। हाँ, चलो, इससे ये समझना चाहिए कि अगर ये डोमिनेंट है तो जहां पे RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, ये जीन जहां पे प्रेजेंट होगी वो बेसिकली वहां पे RH ब्लड ग्रुप होगा, RH एंटीजन आएगा, और जहां पे नहीं होगी वहां पे RH एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो आप इस तरह से ये लिख सकते हो कि इफ RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस RBC या RBC सरफेस, तो उसको बोलोगे आप, उस पर्सन को बोलोगे RH पॉजिटिव। और अगर ये एब्सेंट है, इफ RH एंटीजन absent on surface RBC surface, तो इसको आप बोलोगे RH नेगेटिव। ठीक है, अगर यहां पे जैसे ये एंटीजन अगर प्रेजेंट है, ठीक है, ये RH एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो आप इसको क्या बोलोगे? इस वाले पर्सन को क्या बोलोगे कि ये RH पॉजिटिव, और अगर एब्सेंट है तो RH निगेटिव। टोटल पॉपुलेशन का 80% ह्यूमन पॉपुलेशन में RH पॉजिटिव ग्रुप है,
RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। इंडियंस में 97% है। तो अब कहां पे प्रेजेंट है? सरफेस ऑफ आरबीसी पे। अब इसी को मैं बोल रहा था, आप अभी तक ब्लड ग्रुप कितने देख चुके हो एबीओ ब्लड ग्रुप में? मतलब पॉपुलेशन में देखोगे तो आपने देखा ए, बी, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब इनमें फिर से कर दो, अगर इंडिविजुअल आरएच पॉजिटिव है या और आरएच नेगेटिव, दैट मीन्स कि ब्लड ग्रुप आपका क्या बन गया? ए प्लस, ए नेगेटिव, ठीक है। बी के साथ में भी वही है, अगर बी इंडिविजुअल आरएच पॉजिटिव है तो वो बन गया है आपका बी पॉजिटिव, और अगर वो इंडिविजुअल आरएच नेगेटिव है तो बन गया बी नेगेटिव। इसी तरह से आपका ए बी इंडिविजुअल अगर आरएच पॉजिटिव है तो बन गया वो ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी पॉजिटिव। और अगर वो इंडिविजुअल नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव है तो वो बन गया ए बी नेगेटिव। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जो स्टार्टिंग में ब्लड ग्रुप हमने देखे थे वो थे ए बी एंड ओ। अब वो ह्यूमन पॉपुलेशन में चूंकि आरएच एंटीजन जो है कहाँ पे प्रेजेंट है? आरबीसी सरफेस पे, तो यही सारे के सारे ब्लड ग्रुप क्या हो गए? ये 8 ब्लड ग्रुप बन गए जाके। पहले कितने ब्लड ग्रुप थे? 4। किसकी वजह से? ए आरएच एंटीजन की वजह से। आरएच एंटीजन क्या है? एक आरएच एंटीजन की जो जीन है वो डोमिनेंट है, तो अगर वो जीन प्रेजेंट है, अगर वो जीन प्रेजेंट है तो वो बेसिकली एंटीजन एक्सप्रेस करेगी और वो जो है क्या कहते हैं? आरएच पॉजिटिव होगा। और अगर वो अब्सेंट है जीन तो एंटीजन सरफेस पे नहीं आएगा और वो आरएच नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये चीज हो गई। अब तुम लोग अपने दिमाग से बताओ कि ये जो ए पॉजिटिव वाला पर्सन है, इंडिविजुअल है, ये किससे ब्लड ले सकता है? ए नेगेटिव से ले सकता है? ले सकता है, सही कहा बिल्कुल तुमने, हाँ बिल्कुल सही कहा, ले सकता है, ठीक है। चलो इसकी बताओ। ए नेगेटिव ए पॉजिटिव से, तो मैं भी कुछ देर बाद तुमको बताऊंगा कि फर्स्ट टाइम ले सकता है, फर्स्ट टाइम के बाद नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही फर्स्ट टाइम वो लेगा, एंटीजन उसके अंदर जाएगा, उसमें एंटीबॉडी डेवलप होगी। नेक्स्ट टाइम अगर वो धोखे से ले लिया तो कोलैप्स कर जाएगा वो, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग ओ नेगेटिव वहीं पे लिख दो जहां पे आपने पहले लिखा है। ओ जहां सिर्फ लिखा है उसको क्या कर दो? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव बेसिकली क्या है? ओ नेगेटिव क्या है? यूनिवर्सल डोनर। मतलब आप सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप कह के पूरा काम चला नहीं सकते हो। तो क्वेश्चन या तो आपसे बोलेगा ओ, और नहीं तो फिर ज्यादा डीप में जाएगा तो कहां पे ले जाएगा आपको? ओ नेगेटिव, ठीक है। ओ पॉजिटिव इज नॉट द यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसकी सरफेस पे, आरबीसी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ वही क्या कर सकता है? यूनिवर्सल डोनर की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। और जो इसमें से ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव? ए बी नेगेटिव में क्या दिक्कत है? पॉजिटिव, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसमें क्या नहीं होगा? इसमें एंटीबॉडी नहीं होगा, नो एंटीबॉडी, और इसी वजह से ये किस तरह बिहेव करेगा? यूनिवर्सल रेसिपिएंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ऐसा ब्लड ग्रुप, ठीक है, जिसकी सरफेस पे तीनों एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर तीनों एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर तीनों एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होंगे।
अच्छा ये चीज तो मैंने तुमको बता दी। अब आरएच ब्लड ग्रुप के साथ में दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें आपकी एनसीईआरटी ने तो हालांकि एक ही को दिखा रखा है। प्रॉब्लम और ट्रांसफ्यूजन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिख लो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद RH ग्रुप, RH ब्लड ग्रुप। बच्चे रुकना जरा सा, ये आत्मसमर्पण कर दिया है। सर इंक नहीं है ब्लैक वाली। तो यहाँ पे दो चीजें देखोगे आप। बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है? RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। और RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में आप दो चीज देख लो, एक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, और दूसरा है प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो भी किस में? इन RH नेगेटिव मदर विथ RH पॉजिटिव फीटस। वो तभी होगा जब मदर RH नेगेटिव हो, फीटस RH पॉजिटिव, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यहीं पे लिख दो, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। या मैं एक मिनट रुको, मैं बता ही देता हूँ, बच्चे बहुत टाइम लग रहा है पढ़ाने में। सपोज कर लो ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है, ठीक है। ये इसका ब्लड ग्रुप आपका क्या है? RH पॉजिटिव, और ये RH नेगेटिव। अब वो कोई भी ले सकते हो, चाहे A ले लो, B ले लो, AB ले लो, O ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये RH पॉजिटिव है, ये RH नेगेटिव। आपने फर्स्ट टाइम इसको इससे ब्लड लेके इसमें डाल दिया, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन, ये फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन, फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन। तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में कुछ नहीं होगा, ये फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन आपका क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल हो जाएगा। बट सक्सेसफुल तो हुआ, बट एक चीज होगी, बट एंटीबॉडी डेवलप इन रेसिपिएंट। जो रेसिपिएंट है, ठीक है,
क्योंकि वो कैसा है, RH नेगेटिव है, तो उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा। और अगर एंटीबॉडी डेवलप हो गया तो जो सेकेंड ट्रांसफ्यूजन है, सेकेंड ट्रांसफ्यूजन, उसमें क्या हो जाएगी, लाइसिस ऑफ RBC। ठीक है, सेकंड ट्रांसफ्यूजन अगर किया गया तो वो लाइसिस होगी, क्योंकि एंटीबॉडी बनी रखी हुई है। जैसे ही जाएगा RH पॉजिटिव, मतलब ये RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप RBC है, यहाँ पे सर वो है क्या कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंट है, इसके अगेंस्ट पे जो है, इसके अगेंस्ट पे, इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी इसके साथ रिएक्ट करेगी और RBC को लाइज कर देगी। ठीक है, RBC को लाइज कर देगी। तो ये है कि फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन ऑलवेज सक्सेसफुल होगा, आप लिख सकते हो ऑलवेज सक्सेसफुल। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, सेकंड ट्रांसफ्यूजन में। तो बड़े चालाकी से क्वेश्चन पूछा था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के केस में। ठीक है, वहां पे क्योंकि बच्चा जैसे ही देखता है केस, उसको पता सब कुछ है, पर उसने ये पढ़ना भूल गया कि वो फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहा है, सेकंड की नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना जरा सा। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं जो प्रेगनेंसी वाली प्रॉब्लम है, जिसको आप क्या बोलते हो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस मतलब, ब्लड तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर वो होगा ना। हाँ तो मैंने क्या लिखा है, नहीं पॉजिटिव से, बच्चे कौन बोल रहा है, अपना नाम बताओ बेटा। तितली। बच्चे RH पॉजिटिव के पास में एंटीजन है, ठीक है, ये एंटीजन जब RH नेगेटिव के पास जाएगा, ठीक है, चूंकि इसके पास एंटीजन नहीं है, ठीक है, तो अगर नहीं है दैट मीन्स कि ये बिहेव करेगा फॉरेन एंटीजन की तरह। ये जैसे ही RH नेगेटिव में जाएगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी RH नेगेटिव पेशेंट में या रेसिपिएंट में। ठीक है, और वो एंटीबॉडी जब नेक्स्ट टाइम तुम RH नेगेटिव को फिर से RH पॉजिटिव ब्लड दोगे, फिर से RH पॉजिटिव बोलो। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, पर आपके यहाँ शायद नीट में नहीं आया है कि ये जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, फर्स्ट टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH पॉजिटिव से RH नेगेटिव को किया गया, नेक्स्ट टाइम जो ट्रांसफ्यूजन किया गया वो RH नेगेटिव से RH नेगेटिव को किया गया, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडी थोड़ी उसको जो है क्या कहते हैं, उसका एंटीजन थोड़ी जा रहा है, नेक्स्ट टाइम तो आप RH नेगेटिव से ही कर रहे हो ना, RH नेगेटिव से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, RH पॉजिटिव से चला जाएगा तो दिक्कत करेगा ज्यादा। बच्चे आप शायद कॉन्सेप्ट पकड़ नहीं पाए हो, दोबारा से नोट्स देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब तक बाहर से कोई एंटीजन नहीं जाएगा तब तक इम्यून रिस्पांस क्रिएट नहीं होगा, अपने लिए, अपने एंटीजन के लिए कोई इम्यून रिस्पांस क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, ओके सर। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस मतलब एरिथ्रोसाइट का लाइसिस होना है, और कहां पे, फीटस। फीटस में एरिथ्रोसाइट की लाइसिस को जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं। ये केस आप कब ऑब्जर्व करते हो, देखो पूरा का पूरा देखो। सपोज एक RH पॉजिटिव वुमेन है और एक RH नेगेटिव मेन, ये दोनों जो है क्या कहते हैं, इनकी जब मैरिज होगी और मैरिज से जो फर्स्ट चाइल्ड आएगा, मैरिज से फर्स्ट, मैंने उल्टा लिख दिया बच्चे, इसको लिख लो, ये बोल उल्टा दिया था, दिस इज वुमेन, दिस इज मेन। ठीक है, तो इनकी अगर उस जो है क्या कहते हैं, मैरिज के बाद में जो चाइल्ड है, अगर वो RH नेगेटिव है, चाइल्ड कैसा हो, RH नेगेटिव, लिख दो RH नेगेटिव बेबी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी, ये जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, वो क्या हो जाएगी फर्स्ट प्रेगनेंसी, बताओ। सक्सेसफुल, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है कि जब पार्चुरेशन के दौरान प्लेसेंटा टूटता है तो कुछ ब्लड जो है मदर के अंदर जाता है, ठीक है, कुछ ब्लड फीटस का कहां पे जाता है,
मदर के अंदर। और जैसे ही, क्या कर रहा हूं मैं बच्चे, दिमाग थोड़ा सा उलझ रहा है। हाँ ठीक है, चलो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव वुमेन जो है क्या कहते हैं, जब ये मैरिज होगी और अगर बेबी RH पॉजिटिव आ रहा, ठीक है, अगर RH पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं है। पर होगा क्या कि पार्चुरेशन के दौरान ये सक्सेसफुल तो हो जाएगा, बट पार्चुरेशन के दौरान जो थोड़ा सा ब्लड मदर के अंदर जाएगा जो कि RH निगेटिव है, ये जो थोड़ा सा जो है ब्लड RH पॉजिटिव फीटस से या प्लेसेंटा से मदर के अंदर जाएगा जो कि RH निगेटिव है, वो क्या होगा, RH एंटीबॉडी, क्या लिख दूं इसको मैं, एंटीजन एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन डेवलप इन RH नेगेटिव मदर। RH नेगेटिव मदर में क्या डेवलप हो जाएगी, एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन, ठीक है। आप नीचे की तरफ ही चलना। If again conceive with RH नेगेटिव, नहीं सॉरी, RH पॉजिटिव बेबी, ठीक है, अगर ये फिर से जो है RH पॉजिटिव बेबी से कंसीव करती है तो क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है, ये जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है, ये क्या करेंगी, ये लाइसिस करवा देंगी RBC ऑफ फीटस की, ठीक है। एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीबॉडी cause lysis of fetal RBC, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, दो चीजें होंगी, मतलब जो फीटस है उसमें क्या होगा, एक तो होगा क्या कहते हैं एनीमिया, और दूसरा क्या हो सकता है, जॉन्डिस। तो ये याद रखना, एक टिपिक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर जब चाहे क्वेश्चन को चेंज कर सकता है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ध्यान में रखना। हो सकता है इस चीज को आपसे बिल्कुल ना बताए और हो सकता बता दे, ठीक है, अगर वो जेनेटिक्स उस तरह से क्वेश्चन बनाता है तो हो सकता है इसको इंक्लूड कर ले, ठीक है, कि RH पॉजिटिव, या कंफ्यूज करना चाहे तो आपको पहले RH पॉजिटिव और RH निगेटिव दिखा दे, क्योंकि एक चीज तो श्योर है कि अगर मेन RH निगेटिव हो जाए, मेन RH निगेटिव हो जाए तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है, ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी तभी है जब आपका मेन RH पॉजिटिव होगा और वुमेन कैसी होगी, RH निगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट RH पॉजिटिव बेबी में दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस होगा क्या कि मदर के अंदर एंटीबॉडी अगेंस्ट जो है RH एंटीजन बन जाएगी, और वो जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी वो तब अपना जो है रोल दिखाएगा, ठीक है, तब अपना रोल दिखाएगा, वो भी तब भी जब फिर से बेबी किस तरह से आ जाए, मतलब ये रेयर डिसऑर्डर है, बात समझ में आ रहा है, कितना इफ आ रहे हैं, कितने सारे इफ आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, रेयर डिसऑर्डर, ठीक है,
ये आपका रेयर डिसऑर्डर है। बार बार एक तो ये चीज पहले मैच करें, ठीक है, फिर ये मैच करे और फिर से ये मैच करे, ठीक है, तब जाके प्रॉब्लम होगी। तो लोग जिनको जो है क्या कहते हैं, देखो ये चीज तो सभी को पता होती है ना कि कौन RH पॉजिटिव है आज की डेट पे, सबको पता है, ठीक है। बेबी का भी आजकल प्रॉपर टेस्टिंग होती है जनरली, तो ये भी पता चल जाता है। तो जैसे ही उनको ये पता चलता है ना, वो यहीं पे गेम कर देते हैं, ठीक है। अगर जागरूक फैमिली है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो तुरंत जो है पार्चुरेशन के तुरंत बाद एक इंजेक्शन लेंगे, किसका, NTRH एंटीबॉडी का, ठीक है, NTRH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लेंगे और ये प्रॉब्लम अवॉइड कर देंगे। तो यहाँ पे एक लिख लेते हैं चीज कि दिस प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड, एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए बताना जरूरी था, मतलब टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई है। This problem can be avoided by injecting NTRH antibody just after, तुरंत पार्चुरेशन के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन। क्यों तुरंत बाद की जा रही है, क्योंकि जब वो जा रहा होगा तो फिर धीरे धीरे एंटीबॉडी डेवलप होगी। आपने अगर तुरंत इंजेक्ट करवा दिया है तो ये NTRH एंटीबॉडी, वो जो RH एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन बन रही है, वो आपस में एग्लूटिनेशन रिएक्शन करेंगे और उसको खत्म कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। मतलब कि ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है, ये जो एंटीबॉडी है ये फिर नहीं रहेगी, ना ही एंटीबॉडी रहेगी, ना ही ये केस डेवलप होगा, ठीक है। दैट मीन्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, अगर लोग जान रहे हैं तो ये प्रॉब्लम प्रॉब्लमेटिक नहीं है आज की डेट पे। तो RH एंटीजन मेरी तरफ से फिनिश है, ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये डोनर RBC है, ठीक है, जिसकी लाइसिस होती है, ठीक है। लाइसिस किसकी होती है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में देखोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में देखोगे, तो ये डोनर RBC है जिसकी लाइसिस होती है, ठीक है। इस तरह से लिख लो, लाइसिस ऑफ डोनर RBC ड्यूरिंग wrong blood transfusion, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में ये डोनर RBC प्रॉब्लम करता है। अब आते हैं लिम्फ पे, ब्लड खत्म कर दिया हमने। वैसे टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है, आज आपके केमिस्ट्री सर ले रहे होंगे शायद एक्स्ट्रा।
देखो ये आर्टरी है, ये वेन है, और ये बीच वाले क्या है, कैपिलरी। ठीक है, आप थोड़ा सा बड़ा सा वो लेके चलना स्पेस। बात समझ में आ रही है कुछ?
मतलब कुछ बोला नहीं है तो समझ में कहाँ से आएगा। देखो ब्लड एक आपका पूरा का पूरा जो है ब्लड वेसल्स वाला सिस्टम है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक पूरा ब्लड वेसल्स वाला है, ठीक है, जिसमें ब्लड ट्रेवल करता है। दूसरा सिस्टम आपका लिम्फ है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा सिस्टम है? लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है पूरा लिम्फ वेसल है। लिम्फ वेसल का काम क्या है, या लिम्फ का काम क्या है? ये बॉडी टिश्यू है, ये क्या है? बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू को क्या जरूरत पड़ती है? दो चीजें, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ब्लड जो है ऑक्सीजन भी लेके आता है और न्यूट्रिशन भी लेके आता है। अच्छा, ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज से जो है क्या निकल के आ जाता है? ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट आ जाता है, ठीक है। किसके थ्रू? मतलब कैपिलरीज से जो फ्लूइड बाहर निकल के आया, कहां पे? टिश्यू रीजन पे। दैट फ्लूइड इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड। बात समझ में आ रहा है ना, कि कैपिलरीज से जो टिश्यू बाहर निकल के आया ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ में लेते हुए, दैट टिश्यू इज नोन एज दैट फ्लूइड इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अच्छा, सपोज कर लो कि जितना यहां से निकला है फ्लूइड, कैपिलरीज से जितना ब्लड का पार्ट बाहर निकला है वो पूरा का पूरा नहीं जा पाता है। ये जो सिस्टम है वो इनएफिशिएंट है सारा का सारा फ्लूइड को अपने में रिटेन कर पाने में, ठीक है। पूरा का पूरा फ्लूइड रिटेन नहीं कर पाता। जैसे आप समझ लो कि यहां से 10 ml सपोज कर लो कि फ्लूइड बाहर निकला ब्लड से, तो ब्लड में 10 ml फ्लूइड का लॉस हुआ कि नहीं? अब यहां से सिर्फ कितना वापस जा पा रहा है? सपोज किया है आपने, माना है आपने, ठीक है, कि 8 ml, ठीक है। तो 2 ml का जो लॉस हुआ है उसको बॉडी कुछ ना कुछ तो करेगी ताकि उसको ब्लड तक पहुंचा दे। अदरवाइज क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हार्ट के ऊपर ज्यादा जोर पड़ेगा और हार्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा उसको उसको जो है नेचर ने क्या किया है कि ये जो वॉल्यूम में लॉस हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इसको इसको वापस ले जाने के लिए एक दूसरा सिस्टम डेवलप किया। कौन सा? लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो यहां से बेसिकली ये जो लॉस हो रहा था, ठीक है, ये जो रिमेनिंग लॉस हो रहा था वो पूरा का पूरा फ्लूइड आपका वो किसके थ्रू अंदर जाएगा? ये चारों तरफ क्या भरा हुआ है? ये फ्लूइड वो है आपका टिश्यू फ्लूइड, यहाँ पे इससे जो है अंदर जाएगा, ठीक है। तो जब वो ये जो टिश्यू फ्लूइड बेसिकली जब कहां पे चला जाता है? लिम्फ के अंदर चला जाता है, लिम्फ वेसल्स के अंदर चला जाता है, तो आप उसको क्या बोलना स्टार्ट कर देते हो? लिम्फ। जो टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फ वेसल के अंदर पहुंच जाता है तो उसको आप क्या बोलते हो? लिम्फ। अच्छा, जब यहां से ये जो ब्लड से जो फ्लूइड निकला टिश्यू फ्लूइड, तो टिश्यू फ्लूइड में अबंडेंस किस चीज का है? ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन का, ठीक है। और साथ साथ में ये जो सेल्स हैं कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है इसमें लिम्फ पे जाएगा तो इसमें बेसिकली लिम्फ में कंपोजिशन तो प्लाज्मा जैसी ही, कंपोजिशन जो टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ की कैसी है? प्लाज्मा जैसी है। पर क्या डिफरेंस है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो उसमें ज्यादा है, CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट उसमें ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ये लिम्फ आपका क्या है? लिम्फ बेसिकली आपका टिश्यू फ्लूइड है जो कहां पे प्रेजेंट है? लिम्फ वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है। बात समझ में आया कि टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में भी क्या डिफरेंस है? टिश्यू फ्लूइड बॉडी टिश्यू में प्रेजेंट है, ठीक है। जब वो वापस से कहां पे आ जाता है? लिम्फ वेसल के अंदर, तो उसको आप बोलते हो लिम्फ, ठीक है। अच्छा, ये बीच बीच में जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वहां पे कुछ लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, और जो ये लिम्फ नोड जो प्रेजेंट है, लिम्फ नोड में आपको पता है क्या प्रोड्यूस होता है? क्या मेच्योर हो रही होती हैं? लिम्फोसाइट। लिम्फ नोड में क्या मेच्योर हो रही होती हैं? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट भी तो उसी में मिल जाएंगे जाके लिम्फ में, ठीक है।
तो लिम्फोसाइट मतलब जब लिम्फ आगे बढ़ता है तो लिम्फ नोड से अपने साथ क्या लेता जाता है, लिम्फोसाइट को लेता जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो गट है आपको बताया ना कि जो फैट का एब्जॉर्प्शन है, फैट का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, लैक्टियल्स, और लैक्टियल्स एक टाइप की क्या है, लिम्फ वेसल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली जो लिम्फ वेसल है वो अपने साथ में क्या ले जाती है, फैट। ठीक है, फैटी एसिड्स वगैरह ले जाती है, साथ में लीवर से कुछ कुछ प्रोटीन्स वगैरह लेके जाती। ठीक है, लीवर से कुछ कुछ प्रोटीन्स लेती जाती, वो आगे चल के कहां पे मिला देता है, सबक्लेवियन वेन में। मतलब किस पे मिल गया है आके, सबक्लेवियन वेन में क्या ट्रेवल कर रहा है, ब्लड ट्रेवल कर रहा है। तो वो बेसिकली कहां पे मिल गया है आके, वो जो लिम्फ था वो किसके साथ मिल गया है आके, ब्लड के साथ मिल गया। तो जो वॉल्यूम था ब्लड का जो लॉस हो रहा था यहाँ पे, वो मेंटेन कर दिया कि नहीं कर दिया, लॉस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कौन मेंटेन कर रहा है, लिम्फ मेंटेन कर रहा है। तो वो आके बेसिकली सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में आया, फिर से वो ऊपर ले गया जाके कहां पे, पल्मोनरी वेन में, सॉरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, लंग्स से फिर से वापस से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये सिस्टम है पूरा, ये तुमको समझना चाहिए कि इस तरह से लिम्फ वेसल्स मतलब जो टिश्यू फ्लूइड है वो क्या है, लिम्फ क्या है, ब्लड कैसे जो है क्या कहते हैं माइग्रेट कर रहा है, बेसिकली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को साथ में लेते जाते। लिम्फ जो है, लिम्फ के फंक्शन क्या है, एक फंक्शन तो बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया कि ये क्या मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम को या बॉडी फ्लूइड को जो है मेंटेन करता है, साथ में लिम्फोसाइट्स को ब्लड में ले जाता है। ठीक है, लिम्फोसाइट को ब्लड में ले जाता है, आपके फैट्स को जो है ले जाता है लीवर की तरफ या जहां भी उसकी नीड है। ठीक है, प्रोटीन्स बेसिकली आके मिलाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी टाइम कितना हुआ बच्चे, 11:14। जरा सा लिखो फटाफट, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। Is same as blood plasma except blood plasma contain more protein except blood plasma। ये बच्चे एनसीईआरटी के पॉइंट है, तो ये मत सोचना कि मैं फालतू में लिखा रहा हूं। कंटेन मोर प्रोटीन्स, ज्यादा प्रोटीन्स प्रेजेंट है। इसके बाद आप टिश्यू फ्लूइड और ब्लड, उसमें भी डिफरेंस देख लो, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, अभी अभी बताया मैंने, बताओ। भूल गए होगे ना, क्या लिख दूं इधर, लिम्फ, इसमें क्या मिलेगा आपको ज्यादा, कंटेन मोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, और इसमें क्या प्रेजेंट है, मोर CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये डिफरेंस है इनमें भी। अच्छा, ये चीज बता दिया। अब थोड़ा सा लिम्फ के बारे में लिख देते हैं कि लिम्फ दिखता कैसा है, बस खत्म कर देते हैं। लिम्फ आपका समव्हाट व्हाइटिश है। ठीक है, पीएच इसका अप्रोक्सीमेटली 7.4 है। आरबीसी एब्सेंट है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, लिख दो। आरबीसी एब्सेंट है, और वैसे सारा पिक्चर में क्लियर है। ठीक है, लिम्फोसाइट यहाँ पे प्रेजेंट है। और कुछ लिखना है, हाँ,
जो फ्लो ऑफ लिम्फ है, फ्लो ऑफ लिम्फ कैसा है बता सकते हो मुझे? आपका जो ब्लड का फ्लो है वो कैसा है? बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल भी, पर हार्ट के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो आप कैसा है? एक अवे फ्रॉम से हार्ट, मतलब अवे फ्रॉम हार्ट होता है, दूसरा टुवर्ड्स हार्ट। पर ये जो लिम्फ है पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा कैसा है, यूनिडायरेक्शनल। किसकी तरफ? टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ। फंक्शन अगर लिखना है तो फंक्शन लिख दो। पहला लिखा, पहला क्या बताया? मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, फॉर्म पार्ट ऑफ, किसका पार्ट बनता है? इम्यून सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये साथ में क्या कर रहा है? लिम्फोसाइट को ऐड कर रहा है ब्लड में। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्ट एज मिडलमैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू या हार्ट है? टिश्यू। बस आज के लिए इतना ही। तो लिम्फ तक हमने फिनिश कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा एवोल्यूशन ऑफ हार्ट होगा और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है।